Morning students, welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's lecture is on nucleophilic substitution SN1 mechanism. In the previous part we have studied about the chemical reactions. तो chemical reactions जो थी वो mainly nucleophilic substitution reactions की थी, जहाँ पर nucleophilic substitution प्रोडक्ट बने थे, जिसमें से हमने कई सारे प्रोडक्ट लाइक साइनाइड प्रोडक्ट, हमने अल्कोहल प्रोडक्ट देखा, हमने थायोल प्रोडक्ट देखे, हमने जो है ईथर प्रोडक्ट देखा, एस्टर के प्रोडक्ट भी देखा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की स्टडी करी। तो अब हम इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म दो कैटेगरी में होंगी, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। इस लेक्चर में हमने SN1 मैकेनिज्म को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट देन। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टू कैटेगरी हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर को हम एक सिंबल से भी दिखाते हैं SN1, जहां पर S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब होता है जिसकी काइनेटिक या ऑर्डर जो हो फर्स्ट ऑर्डर हो। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है, इसको हम डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो एक रिएक्टेंट में डिपेंड हो। इजिएस्ट वे में हम ये बोले, देखिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट है जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं वो आपका अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड जो होगा स्लोली ब्रेक करेगा R पॉजिटिव और X नेगेटिव में, जहां पर R पॉजिटिव आपका कोई कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये होगा कैसे? इसके लिए हमें सॉल्वेंट जो है कोई पोलर लेना पड़ेगा, और पोलर सॉल्वेंट यही पॉसिबल करता है कि RX को R पॉजिटिव और X नेगेटिव में ब्रेक करता है। तो कैसे ब्रेक करता है? जस्ट बिकॉज द वाटर विच इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर है क्योंकि इसमें आयनाइज्ड होते हैं, ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, और इसके अब OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पर ये वाटर जो है इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है, यानी वो इसके इनके अल्काइल हैलाइड के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड्स जैसे भी कोई भी Cl ले जाए, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ये पोलर्स को ये क्या करेगा, अपने पोलर नेचर के कारण वो रिपल्शन करके इनके ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा, यानी एक तरीके से ब्रेक कर देगा, यानी इनके बीच का रिपल्सिव स्टेट को, अट्रैक्शन को बहुत कम कर देगा, इजिएस्ट वे में ये कहें। उसके बाद ये है कि चांसेस जो है इस X नेगेटिव के वापस अटैच्ड होने के भी होते हैं कार्बोकैटायन से। तो X नेगेटिव को आपके OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये आपका X नेगेटिव है, तो इसको चारों तरफ से जो है H पॉजिटिव इस तरीके से क्या करेंगे, इसको ट्रैप्ड कर देंगे ताकि ये इससे जुड़ ना पाए, और इसी के साथ अभी एक्वस फॉर्म में मोशन करता रहेगा। तो ये जो स्टेप है ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसमें टाइम टेकिंग होता है, यानी ये स्लोली ये होता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होता है, बहुत फास्ट भी नहीं होता है, इंटरमीडिएट स्पीड से ये कैरी करता है। तो इस स्लोएस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि इसी से हम इसकी स्पीड का, इस रिएक्शन के फॉर्मेशन का, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का हम अंदाजा, यानी हम इसको मेजर किया जा सकता है। जो सेकंड स्टेप होता है वो बहुत फास्ट होता है, जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है, यानी कोई भी R पॉजिटिव बना, तो अब न्यूक्लियोफाइल की एंट्री होती है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आइदर नेगेटिव चार्ज और कोई भी जो है NH2 लाइक ये लोन पेयर, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये दोनों के दोनों देखते हैं कि इस R पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बहुत फास्टली ये अटैक करने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक, आइदर OH नेगेटिव या फिर NH3 विथ लोन पेयर, यानी जिसके पास लोन पेयर हो। तो सेकंड स्टेप बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से R पॉजिटिव और Y नेगेटिव यहाँ पर कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तुरंत R पॉजिटिव से जुड़ के RY बना देगा। तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, यानी जो रिएक्शन की स्पीड है, यहाँ पर होने में तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट तो RX है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, बट रेट ऑफ द रिएक्शन जो डिपेंड किया जाएगा वो RX में किया जाएगा, क्योंकि यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दे रहा है। तो रेट इज इक्वल टू KRX, नॉट द Y नेगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर नहीं कंसीडर किया जाता है। रीजन वही है क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यह स्लोएस्ट स्टेप होता है। फास्ट वाले में तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, यानी किस स्पीड से जो है Y नेगेटिव R पॉजिटिव अटैच हुआ और RY बना दिया, ये बहुत क्विकली होता है। तो इसी वजह से हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोलते हैं। सो रेट लॉ शोज द SN1 रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। तो यहाँ से एक चीज ये भी पता चलती है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जितनी भी होंगी, यानी जिनमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिनमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी उनका जो है रेट लॉ में या स्पीड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी जो रेट होगी, स्पीड होगी, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में। तो अब इसी को हम एक तरीके से एक पर्टिकुलर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन जो है टर्शरी या किसी भी मैकेनिज्म में आगे देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया है हमने, टर्शरी ब्यूटाइल ले लिया है। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो है इन द पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो उसको सॉल्वोलिसिस भी बोला जा सकता है।
तो इसमें हाइड्रोलिसिस है पानी के केस में तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, वरना सॉल्वेंट के लिए हम सॉल्वोलिसिस बोलेंगे। तो जैसे ही हमने वाटर डाला तो ये धीरे धीरे स्लोली डिसोशिएट होने लग गया Br नेगेटिव, और ये हमारा कार्बोकैटायन रेडी हो गया। अब कार्बोकैटायन जैसे ही बना तो OH नेगेटिव या H2O जो कि न्यूक्लियोफाइल है जिसमें लोन पेयर्स भी हैं, वो अटैक करके यहाँ पर कार्बोकैटायन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। यानी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, पहले न्यूट्रल किया, फिर उसी के साथ बॉन्डिंग बना ली। ये देखिए यहाँ पर इस स्टेप में ये एक इंटरमीडिएट रेंज की स्टेप है। ये बहुत कम सेकंड के लिए लाई करती है, 10⁻³ सेकंड। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस स्पीड में अब यहाँ पर बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने जो है अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस किया। अब ऑक्सीजन को रियलाइज होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सडनली अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिससे हाइड्रोजन के H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, जो कि किसी H2O के साथ अटैच्ड होकर के H3O पॉजिटिव बना देगा। अब ये OH ने जो है जुड़ गया है, यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यही आपका जो है प्रोडक्ट बन गया है। ये इसकी मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को हम एज अ ग्राफ भी देख सकते हैं। सी देखिए, इसमें जो एनर्जी का प्रोफाइल डायग्राम है विद द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वो कैसे है। स्टार्टिंग में सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड के पास OH नेगेटिव, सी ध्यान रहे OH नेगेटिव H2O से ही आया है, ये OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो पीक बन रहा है कर्व का, ये चीज ये बता रहा है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रेंज होगी, यानी अटैच्ड ब्रोमाइड है, अल्काइल हैलाइड है, ये धीरे धीरे डिसोसिएट होने की स्टेट में आएगा। इसके लिए लेकिन इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो है, अभी आपने देखा था इन द प्रीवियस रिएक्शन कि कैसे ये रिवर्सिबल नेचर की है। तो रिवर्सिबल नेचर में R पॉजिटिव और Br नेगेटिव दे आर गेटिंग अपार्ट, ये धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब तक कि इनको बाहर से कोई एनर्जी न मिले। तो इस ग्राफ में हमें यही समझना है कि इस कर्व से यहाँ तक पहुंचने में, यानी जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होगी, एक पहली इंटरमीडिएट स्टेट होगी जहां पर कार्बन और हेलोजन यानी हैलाइड के बीच में ब्रेकिंग होगी बहुत स्लोली। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब जो एक स्टेज ये आ जाएगी जब कंप्लीटली यहाँ से हमने एनर्जी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पीक लेवल में बॉन्डिंग ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाएगी, तो धीरे धीरे ये Br नेगेटिव अलग सेपरेट हो जाएगा, जिसके सेपरेट की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और ये कर्व आपका नीचे आया। अब इस कर्व के बाद जब हमारा सेकंड कर्व यहाँ पर हाई बनता है, ये इस वजह से बनता है क्योंकि अब नया बॉन्ड जो है वो बनने लगा। नया बॉन्ड, जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन के बीच में होगा। कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जब बॉन्डिंग बननी स्टार्ट होगी, तो फिर से जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी इनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। सेकंड स्टेप में फिर से यहाँ से फर्स्ट स्टेप में तो इनका ब्रेकिंग हुआ, और ब्रेकिंग होने इसलिए वजह से क्योंकि इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और धीरे धीरे जो है कार्बन कैटायन और आपका जो है ब्रोमाइड आयन ये धीरे धीरे सेपरेट होने लगे, और कंप्लीटली सेपरेट होने के बाद इनकी स्टेट थोड़ी नीचे आ जाती है। फाइनली फिर से जब ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और उसी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे OH नेगेटिव जो है से अटैच होने लग जाता है। जब कंप्लीटली अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर आपका ब्रोमाइड से, अल्काइल हैलाइड से यहाँ पर अल्कोहलिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यही SN1 मैकेनिज्म की प्रोसेस है। इसको 3 डायमेंशन रिएक्शन में भी देख सकते हैं। ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल हैलाइड है जिसमें बीच में कार्बन है, ये एक हैलाइड है, और ये आपके मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप है CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से ये कार्बन, ये 3 डायमेंशन मॉडल की फुटेज है। तो यहाँ पर CH3 है और ये आपका ब्रोमाइड जुड़ा है। सो अब पहले स्टेप में यही होगा कि स्लोली आपका जो ब्रोमाइड आयन है वो दूर जाएगा। तो आप देख सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से हुआ, यानी वाटर की वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वीक होने लगे। वो वीक होने के बाद ये Cl नेगेटिव जो है डिसोसिएट होने लगा, डिसोसिएट होने में धीरे धीरे बाहर जाने लगा। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, अभी कंप्लीटली गया नहीं है। तो ये स्टेज वो है जब ये कर्व ऊपर को बढ़ रहा है, यानी इसके लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हैज़ अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब ये Cl नेगेटिव या कोई भी Br नेगेटिव या कोई हैलाइड नेगेटिव कंप्लीटली चले जाएगा, तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कंप्लीटली पार्शियल पॉजिटिव से धीरे धीरे पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये इसकी स्टेट ऐसे आ जाएगी। अब आपने समझना ये है कि ये जो बॉन्डिंग थी, ये जो बॉन्डिंग का कर्व है, स्लोली अभी तक तो देखिए यहाँ पर ये एक तरीके से कंप्लीट टेट्राहेड्रल पोजीशन में था CH3, टेट्राहेड्रल, इस वजह से ये CH3 की इसकी पोजीशन टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पर जो है ये जो बॉन्डिंग है, अब क्योंकि ये जो आपका हैलाइड आयन है ये तो जाने लगा दूर, तो ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये अपने एक पोजीशन में आने लगा, यानी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होकर के प्लेनर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये शिफ्ट होने के बाद ये बॉन्डिंग जो है धीरे धीरे अब स्ट्रेट हो रही है, यानी ये CH3 का मॉलिक्यूल यहाँ पर आना चाहेगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर CH3 जुड़ा था। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण इसका जो एंगल है वो इस तरीके से टिल्टेड है,
लेकिन जब धीरे धीरे ओ नेगेटिव दूर जाने लगेगा तो ये जो CH3 का मॉलिक्यूल है अपनी स्टेट को यहाँ लाने के लिए कोशिश करेगा, और ये स्टेट इसकी क्या है, धीरे धीरे इस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि अब ये जो स्टेट है इसकी फ्री स्टेट है, स्टेबल स्टेट में आएगी। इस तरीके से पीछे CH3 है, ये CH3, तो ये जो CH3 टिल्टेड है वो यहाँ आने की कोशिश करेगा। फाइनली जब Cl नेगेटिव चले जाएगा तो अब यहाँ से OH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल इसमें अपना जो है इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने के लिए कार्बोकैटायन के पास आएगा। तो देख सकते हैं OH नेगेटिव अब यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आया। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आना स्टार्ट हो जाता है, तो जब इसकी अप्रोच होने लग जाते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये फिर से धीरे धीरे टिल्ट होने की स्टेट में आएगा, तो जिसके लिए इसमें एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी लग रही है, पूरी एनर्जी का यूज हो रहा है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी राइज करी। फाइनली जब ये बॉन्ड बन जाएगा यानी OH नेगेटिव कंप्लीटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। देखिए जो CH3 मॉलिक्यूल पहले प्लेनर फॉर्म में था वो टिल्टेड हो गया और ये OH नेगेटिव का अटैच्ड हो गया। यही आपका जो है SN1 मैकेनिज्म की प्रोसेस है। अब SN1 मैकेनिज्म की प्रोसेस में आपको इसका जो है स्टीरियो केमिस्ट्री भी समझते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए ये वेज एंड डैश फॉर्म होता है, यानी जो Br और जो हाइड्रोजन है ये डैश फॉर्म में है और ये वेज फॉर्म में है। तो वेज और डैश फॉर्म में ये मतलब है कि आपको ऐसे समझना है कि Br जो है वो स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है और हाइड्रोजन पीछे को है। 3 डायमेंशनल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। जो अभी हमने 3 डायमेंशनल मॉडल वहाँ देखा, इसलिए मैंने आपको 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाया था ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। कि हमने देखा था कि जो 3D में क्या होगा, अब ये तो हमारे पास स्क्रीन तो एक प्लेन है, इसमें या तो हम एक्स या वाई ही बना सकते हैं, लेकिन हमें जेड भी बनाना है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें CH2 CH3 और CH3 तो एक है स्क्रीन में, ये एक्स और वाई की तरह, लेकिन जो Br है वो स्क्रीन से ऊपर है, जो Br है वो स्क्रीन से ऊपर है और हाइड्रोजन जो है स्क्रीन के नीचे है, पीछे को। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं एक प्लेन बनाऊं तो ऐसे बनाऊं कि इसमें से CH3, अब मैं CH3 को इसको वेज के फॉर्म में और H को वेज के फॉर्म में इसको हम जो है रिप्रेजेंट करें। यानी देखिए Br नेगेटिव निकल गया है, मान ली Br नेगेटिव निकल गया तो इसका मतलब इसका p ऑर्बिटल एम्प्टी रह गया। तो अब आप इसका इसका जो प्लेनिक फॉर्म है, प्लेनर फॉर्म है, इसको समझिए। यहाँ पर CH2 स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन में है, और आपका CH3 इस फॉर्म में, इसको इस प्लेन के इस डायरेक्शन में है, H इस डायरेक्शन में है, और जो ये जो आपके क्लाउड है, जो लोब्स बने हुए हैं p ऑर्बिटल के एम्प्टी लोब्स, ये आपके एम्प्टी लोब जो हैं ये स्क्रीन में है। यानी आपको समझ लीजिए कि आपने बुक को इस तरीके से हैंडल की हुई है, यहाँ से p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आगे पीछे निकल गया, बैक और फ्रंट में। ठीक, इसमें जो नीचे की तरफ जो हो गया CH3 और ऊपर की तरफ हो गया CH3 H, या H को उधर को मान लीजिए और CH3 को यहाँ को मान लीजिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये एक प्लेन की तरह समझना है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। अब मैं प्लेन को इस तरीके से टिल्टेड कर रहा हूँ, यहाँ पर से कोई देख रहा है, सपोज यहाँ से कोई सामने की तरफ देख रहा है, तो ये स्क्रीन लगी हुई है, ये टीवी स्क्रीन की तरह मान लीजिए। इस टीवी स्क्रीन में इसके सामने की तरफ जो है वो आ गया इसका ये वाला क्लाउड, और पीछे की तरफ आ गया ये वाला क्लाउड। ऊपर को आ गया CH2 और इस तरफ को आ गया CH3 और पीछे को चले गया CH3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर से कोई पर्सन मान लीजिए टीवी देख रहा है तो हम उसके एंगल को ऐसे देख लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ कि बीच में जो है कार्बन कैटायन बन गया। अब यहाँ पर से जो Br नेगेटिव है, आई टोल्ड यू कि यहाँ पर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम यही होता है कि वो उसको सेपरेट करता है और उसमें जो हमारे पोलर्स आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, वो उस हैलाइड आयन को ट्रैप्ड करते हैं, सॉल्वेटेड कर देते हैं। देखिए सॉल्वाइड हो गया है, हाइड्रोलाइज्ड हो गया है एक तरीके से। Br नेगेटिव को सभी H पॉजिटिव ने अपने चारों तरफ से जितनी डायरेक्शन से पॉसिबल था वहां से इसको ट्रैप कर दिया। इस समय एक एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, जो कि यूज होती है इसी रिएक्शन में, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी भी हमारी क्या हुई, जनरेट हुई थी। ये समझना है। अब इसमें बात यह है कि हमारे पास जो कार्बन कैटायन बन गया है, इसके पास दो पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे आएगा। अब यहाँ समझ लीजिए हमने एक स्क्रीन बनाई थी और इस स्क्रीन के हिसाब से ऐसे कोई सामने से देख रहा है, तो यहाँ से ऊपर तो CH3 है, इस तरफ CH3, ऊपर CH2 CH3, इधर को H CH3, इधर को CH3। तो आपने ये समझना है कि ये CH2 तो ऊपर है, इधर CH3, इधर H है, तो OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे, या तो लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा, या तो राइट से आएगा या लेफ्ट से आएगा, या तो फ्रंट से आएगा या बैक से आएगा। तो फ्रंट और बैक से आएगा, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि इसकी अप्रोच जो है वो दो डायरेक्शन होगी, 2 डायरेक्शन, या तो राइट से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है। अब यहाँ पर हम ये दोनों ही कंफर्म है कि हम ये दोनों ही फॉर्म में कंफर्म है कि ये लेफ्ट से भी और राइट से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर ये राइट साइड से ही आता है, जहाँ से हम H2O यहाँ से अगर H2O का अटैक राइट साइड से होता है तो प्रोडक्ट आपका रिटेंशन कहलाएगा, और अगर आपका लेफ्ट साइड से होता है तो इन्वर्ट कराएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टार्टिंग में Br जहां था, Br आपका राइट साइड में है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम इसको प्लेन के फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो प्लेन के फॉर्म में आप इसको ऐसे समझ लीजिए
कि ये आपका Br जिस फॉर्म में है और उसी फॉर्म में अगर OH भी उधर ही से अटैक करता है, वहीं से जुड़ जाता है, तो रिटेन करा, ये एक जैसी कंडीशन में ही आ गया। स्पेस में जो अरेंजमेंट इस Br की थी वही अरेंजमेंट इस वाले अल्कोहल की भी है, तो ये रिटेन कर गया, तो इसीलिए हम इसको रिटेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि OH आपका लेफ्ट साइड से आता है, बैक से आता है, तो यानी जिस डायरेक्शन में BH था उसके ठीक अपोजिट में OH आया, तो ये इन्वर्ट हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसलिए हमने इसका नाम इन्वर्ट रखा। तो SN1 मैकेनिज्म में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही होगा। तो इसको स्पेस में किस तरीके से बनाया गया है वो आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच द SN1 रिएक्शन डिपेंड। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन जिन फैक्टर्स में डिपेंड करता है वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे पास मिथाइल हैलाइड भी है, प्राइमरी हैलाइड भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी। तो सबसे अच्छा या सबसे जल्दी स्टेबल जो है SN1 मैकेनिज्म कौन करेगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड मैकेनिज्म को करेगा आपका टर्शरी। सी टर्शरी इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर जब कार्बन कैटायन बनेगा तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो टर्शरी का ही होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन। मान लीजिए कार्बन कैटायन बन गया, तो यहाँ से H अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सिग्मा वाला पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक H पॉजिटिव आपका रिलीज हो जाएगा। ये H पॉजिटिव आपका वहीं पर नो बॉन्ड रिजोनेंस बनाएगा, हो गया स्टेबल। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से स्टेबिलिटी जो है मेंशन करने के लिए इस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में, इस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो आपके पास टर्शरी में CH3 3 होंगे, तो 3 3 एंड 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो कि इस कार्बोकैटायन को क्या स्टेबलाइज करेंगे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब प्लीज़ हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर डिटेल्स में स्टडी देखनी तो GOC का लेक्चर नंबर जो है आप 5 जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा इसके इस लेक्चर को समझने के लिए। तो आप उसको जरूर एक बार विजिट करके समझिए कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू इसने कैसे इसको स्टेबलाइज करा, तो वहाँ डिटेल में डिस्कशन है। अब वहीं आप अगर अल्काइल हैलाइड सेकंड में देखेंगे यानी टर्शरी सेकेंडरी में देखेंगे, तो यहाँ पर 2 ही अल्फा हमारे पास कार्बन होंगे, तो 2 अल्फा कार्बन यानी कि इसके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, तो जो कि इसको स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन उतना तो नहीं करेंगे जितना कि टर्शरी में, क्योंकि टर्शरी में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वजह से धीरे धीरे रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिन स्ट्रक्चर्स में टर्शरी यानी जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा इजीली जो है कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो, वो उतना अच्छा SN1 मैकेनिज्म को करेगा। वहीं अगर हम यहाँ देखें ये वाले जो स्ट्रक्चर है इनमें भी आपका फिनाइलिक ग्रुप जो है, 3 फिनाइलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 फिनाइलिक ग्रुप यहाँ जुड़े हैं, यहाँ 3 जुड़े हुए हैं, तो ये डिक्रीजिंग द SN1 रिएक्शन। अब इसको समझते हैं कि डिक्रीजिंग क्यों है। देखिए ये इस सेंटर कार्बन में यहाँ CH3 जुड़ा है और यहाँ पर आपका C6H5 और यहाँ भी C6H5 है। तो देखिए C6H5 में एक बना के दिखाता हूँ, बाकी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये C6H5 है, इसको फिर से बना लेते हैं। ये आपका C6H5 एक फिनाइलिक फॉर्म है और ऊपर भी CH3 है, नीचे भी C6H5 है, यहाँ CH3 है और यहाँ भी C6H5 है। ये आपकी स्टेट है। कार्बोकैटायन बन गया यानी X नेगेटिव चले गया। अब इस कार्बोकैटायन को क्या ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो देखते हैं कि कैसे स्टेबलाइज करेगा। बिल्कुल करेगा। अगर ये अपना बॉन्ड यहाँ पर डोनेट कर दे तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये कॉन्जुगेशन चलेगा, ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के थ्रू चलेगा, ये कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस के थ्रू चलेगा। इस तरीके से सी, ये डबल बॉन्ड आया था और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया और ये हमारी स्टेट थी। अब ये कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ये शिफ्टिंग फिर से चलती रहेगी, थ्रू आउट चलेगी, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसमें चलेगा तो ये कॉन्जुगेशन होते होते यहाँ पर कार्बन आप देख सकते हो कि स्टेबलाइज कंडीशन में। अब क्या समझना है कि C6H5 एक ये भी है, C6H5 ये भी है, यानी जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ इसके बनेंगे उतने इसके बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। फिर ऊपर से ये CH3 इसमें अटैच्ड है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। प्लीज़ रेजोनेंस को अगर समझना है तो GOC का लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके कॉन्जुगेशन को समझाया गया है। अब यहाँ पर हम देखें, या अगर केस हमारे पास ऐसे हो कि फिनाइल यानी C6H5 सेंटर कार्बन से जुड़े, तो 3 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यानी एक फिनाइल ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा। यानी इस केस में
जो कार्बन है, चाहे ये केस और ये केस हो, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट रोल कर रहा प्ले कर रहा है CH3, यहाँ CCH5 जो है सभी जो है कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। तो इस कॉन्जुगेशन के थ्रू जो सेंटर में कार्बन कैटायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा। आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत कम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज रहेगा बहुत कम समय के लिए। प्लीज़ जो बच्चे भी समझ रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये स्टेबलाइज्ड हो गया है तो फिर कैसे अटैक कर रहा है, ये एक स्टेट है, ये हाइपोथेटिकल स्टेज है जो कि हम ये कंडीशन को अप्रोच कर रहे हैं कि इस कंडीशन के थ्रू इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम समय तक के लिए क्या है बहुत या बहुत ज़्यादा समय तक के लिए रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये, फिर उसके बाद फिनाइल जो कि तीनों कार्बन, अब यहाँ दो फिनाइल है तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और यहाँ पर बहुत कम बनेंगे। तो कंपैरिजन देखा जाए तो रिएक्टिविटी इसीलिए डिक्रीज करी, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा वही सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा, SN1 रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट SN1 डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगी SN1 के लिए। लेट्स सी अदर फैक्टर्स। यहाँ पर ये देखिए कि इसमें आपकी रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज होगी SN1 की। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबलाइज बेंजाइल हैलाइड ही है। क्यों है बेंजाइल हैलाइड, इसका रीज़न भी वही है कि जब बेंजीन बनेगा तो यहाँ पर CH2 और मान लीजिए इसके ऊपर कार्बन कैटायन X चले गया तो ये फिर से अपनी स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही कॉन्जुगेशन के थ्रू। कॉन्जुगेशन जो अभी हमने जस्ट फिनाइल ग्रुप में देखा तो सबसे ज़्यादा बेंजाइल हैलाइड, ऊपर से 2 डिग्री भी है, सेकंड सॉरी प्राइमरी है ये। तो यहाँ पर जो है आपका ये बेंजाइल जो है हैलाइड जो है ये कॉन्जुगेशन करेगा रिंग के थ्रू और यानी जो रेजोनेंस के थ्रू, और ये आपका कार्बोकैटायन जो है स्टेबलाइज होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज फिर ये है। फिर एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड क्यों है जरा देखिएगा ध्यान से। CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 है और ये X है, और जो X चले गया यानी यहाँ से हम इसको X को हटा देते हैं, यानी हम ये शो करते हैं कि X नेगेटिव बन के इसको कार्बोकैटायन बना गया। अब ये कार्बोकैटायन तो बन गया तो हैलाइड सॉरी ये अलाइल हैलाइड ये बनेगा। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2X, ये है आपका एलाइलिक। तो X नेगेटिव चले गया और यहाँ पर बना दिया आपका CH2 पॉजिटिव, तो X नेगेटिव जा चुका, यही है आपका एलाइलिक हैलाइड। अब हमने समझना है कि इसके ऊपर के कार्बन कैटायन जो ये कार्बोकैटायन है ये कैसे स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये अल्कीन ग्रुप जोड़ा, और इस अल्कीन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है माइनस आई इफेक्ट करने की। माइनस आई इफेक्ट करने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, पुल करने में क्या होगा कि इसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज तो और बढ़ जाएगी, यानी कम स्टेबल है। तो इसी वजह से कम स्टेबल है कंपैरिजन टू दिस, तो इसीलिए इसकी डिक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी कंपैरिजन टू बेंजाइल हैलाइड। फिर हमारे पास टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी हैलाइड इसके बाद आ जाता है। टर्शरी हैलाइड क्यों होता है, देखिए यहाँ से X चले जाएगा, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी एलाइल हैलाइड के बाद, टर्शरी हैलाइड की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर ये। तो इसीलिए रिएक्टिविटी जो है धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज। एलाइलिक है एक यहाँ पर जो है एलाइलिक हैलाइड में CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर से मैं एलाइलिक हैलाइड को बता रहा हूँ। हाँ यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड में CH2 डबल बॉन्ड ये आई थी कंडीशन एलाइलिक हैलाइड की। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट नहीं होगा, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस आई इफेक्ट नहीं होगा, एरर थी इसमें, जो है आपका कॉन्जुगेशन होगा। तो अगर कॉन्जुगेशन होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक स्टेबल बन गया, ये ध्यान रखना, इसीलिए वो प्रायोरिटी में इसके बाद आया, ठीक। हाँ अल्कीन भी माइनस आई इफेक्ट करते हैं, माइनस आई इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि माइनस आई इफेक्ट भी कर रहा है और कॉन्जुगेशन भी और क्या ने किया है कि ये रेजोनेंस भी कर रहा है। देखिए इस तरीके से स्टेबलाइज करता है। फिनाइल की स्टेबलाइजेशन तो हमने देखी कार्बोकैटायन की, फिर हमने देख लिया अभी अल्काइल हैलाइड की। अब बात करते हैं कि इसमें माइनस आई इफेक्ट भी कर रहा था अल्काइल हैलाइड में, जिससे स्टेबिलिटी घटेगी। हाँ इसका रीज़न ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर कार्बन कैटायन बना था अलाइल हैलाइड में। तो मैंने कहा था कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है इसके स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पुलिंग स्टार्ट होगी तो पॉजिटिव करेक्टर और बढ़ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक कंडीशन और होने के चांसेस है, और वो ये है कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर रेजोनेंस करेगा। तो ये आपका कार्बोकैटायन उस केस में कार्बोकैटायन आपका स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट तो चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना, और रेजोनेंस चाह रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को घटाना। तो दोनों में से कौन से इफेक्ट को माना जाएगा, और इफेक्ट माना जाता है रेजोनेंस इफेक्ट को, क्योंकि वो आई इफेक्ट से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर यही समझना है कि कई बार जो है दो दो इफेक्ट ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो फेवरेबल होते हैं, यानी वो आपके डोमिनेट हो जाएंगे आई इफेक्ट में, आई इफेक्ट में डोमिनेट हो जाएंगे, तो जिस वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएगा अलाइल हैलाइड। अब बात करते हैं अलाइल हैलाइड, तो स्टेबल हो गया, पहले बेंजाइल हैलाइड स्टेबल है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन देखने को मिला। फिर कॉन्जुगेशन हम यहाँ पर अलाइल हैलाइड में भी देखा, जिसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये भी स्टेबलाइज है। अब अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड में टर्शरी हैलाइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है। देखिए टर्शरी हैलाइड के केस में देखा जाए
तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, अगर इसके ऊपर कार्बोकैटायन बन भी गया तो ये प्लस आई इफेक्ट करेंगे। प्लस आई इफेक्ट करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी कार्बन कैटायन को बहुत हद तक रिड्यूस करेंगे। और वहीं पर इस सेकेंडरी के केस में देखिए तो अल्काइल हैलाइड यहाँ से मिसिंग होगा, तो 2 ही अल्काइल हैलाइड है जो कि आपके प्लस आई इफेक्ट करेंगे। और प्राइमरी के केस में वहाँ पर एक ही अल्काइल हैलाइड है। तो धीरे धीरे इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने की जो स्टेट है वो कम होती जा रही है इस डायरेक्शन में। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि जो SN1 की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। प्लीज़ अगर आपको इसमें रेजोनेंस जीओसी का लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, रेजोनेंस का इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट जो है बार बार अप्लाई हो रहे हैं। ऑल्सो इफ वी हैव अ समथिंग कंडीशन लाइक दिस, अगर हमारे पास प्राइमरी हैलाइड क्वाटरनरी बीटा कार्बन है और सेकेंडरी बीटा कार्बन है। देखिए क्वाटरनरी बीटा कार्बन यहाँ पर हमारे पास जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको तो हम अल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। इसको इजी फॉर्म में ऐसे समझिए। अब ये वाले दो इस तरह के कंपाउंड, अगर एक्स चले गया तो इसके ऊपर भी कार्बोकैटायन बनेगा, एक्स चले गया तो इसके ऊपर भी कार्बोकैटायन बनेंगे। क्या ये दोनों भी SN1 दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। ये दोनों भी SN1 मैकेनिज्म को शो करेंगे। इसमें SN1 मैकेनिज्म शो होगी, दोनों स्टेबलाइज्ड बनेंगे। अब स्टेबलाइज्ड कैसे होंगे जरा ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आ गया तो अगर यहाँ पर देखिए मैं इस दोनों कार्बन को बना रहा हूँ, इन दोनों कार्बन को, ये आपका H है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करके इसको स्टेबलाइज्ड कर देगा, यानी इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड और H पॉजिटिव अलग से रिलीज हो जाएगा, जो कि बाद में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू फिर आ जाएगा। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होने के पूरे चांसेस हैं, जिसकी वजह से किस बार ये कौन सा वाला कार्बन बीटा वाला कार्बन करेगा, कौन सा वाले कार्बन में? अल्फा में, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो इस वजह से ये भी स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज्ड है तो SN1 मैकेनिज्म जरूर दिखाएगा। अब बात करते हैं कि इस वाले कार्बन बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन में ऐसा क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो कोई हमारे पास बीटा कार्बन भी नहीं है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए हाइड्रोजन भी नहीं है इस कार्बन के पास, बीटा कार्बन के पास। तो अब ऐसा क्या होगा कि ये अपनी SN1 मैकेनिज्म देगा। देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। जब यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन कैटायन में ये जो CH3 है, ये CH3 यहाँ से डी अटैच होकर के इस पोजीशन में जुड़ जाएगा। इसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, एक मिथाइल शिफ्टिंग होती है, फिनाइल शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो है हाइड्राइड शिफ्टिंग तो नहीं हो रही है, हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है। तो यानी इस तरीके से यहाँ पर आपका कोई CH3 इधर जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जरा ध्यान से समझिए, हम फिर से बता रहा हूँ। अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। तीनों डायरेक्शन में से एक मिथाइल को हम उठा करके रीअरेंज करके यहाँ अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही अटैच करेंगे इस CH3 को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो हो जाएगा खत्म और यहाँ पर जुड़ गया आपका CH3 और इस वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये कार्बन आपके इन मिथाइल से स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा? कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। इनके पास हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, तो इस वजह से ये भी SN1 दिखाता है। तो कई बार मॉलिक्यूल अगर जिनके पास कार्बोकैटायन स्टेबलाइज ना हो, लेकिन बट उनके पास कंडीशन हो कि वो शिफ्टिंग के थ्रू अपने आपको कार्बोकैटायन को शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कार्बोकैटायन यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर को, तो इस वजह से ये भी आपका जो है SN1 मैकेनिज्म दिखाता है। तो ये वाले कंपाउंड्स हैं। अब बात करते हैं कि किन में अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड CH3 CO CH2 Cl हो, तो क्या ये दिखाएंगे SN1 रिएक्शन? तो दे आर इनर्ट टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, इसका रीजन बता देते हैं। फिर से वही बात करते हैं। देखिए CH3 हमने तो यही देखना है कि क्या कार्बोकैटायन हमारा स्टेबलाइज्ड हो पा रहा है। अगर हमारा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज है तो SN1 दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। मान लीजिए Cl नेगेटिव चले गया और यहाँ पर बन गया CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा? अब इसको स्टेबलाइज होने के लिए कुछ कंडीशन, ना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना यहाँ पर हम रेजोनेंस के बेस में देख सकते हैं, ना कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से जो कि यहाँ पर क्या है इसको स्टेबलाइज करे। तो ये अनस्टेबल है। इसका अनस्टेबिलिटी का रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करेगा और जैसे ही पुलिंग करेगा तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूट करके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये पुलिंग करेगा फिर से इलेक्ट्रॉन की इसको और शिफ्ट। तो ये ऑलरेडी जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बोकैटायन जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये और ज़्यादा रिड्यूस करेगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट को पहले से ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यानी एक तरीके से ये इनर्ट हो गया है। क्या हमारे पास अदर ऑप्शन भी है? विनाइल हैलाइड और बेंजाइल डायरेक्टली। देखिए बेंजाइल हैलाइड नहीं है, ये क्लोरोबेंजीन है। बेंजाइल हैलाइड तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखा सकता था, लेकिन ये नहीं दिखाएगा। इसका रीजन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास विनाइल हैलाइड है, ध्यान रखिएगा। विनाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, ये विनाइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है। लेकिन एक अलाइल हैलाइड था जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा, जिसमें आई इफेक्ट भी काम कर रहा था और रेजोनेंस भी काम कर रहा था, लेकिन हमने डोमिनेटिंग आर को माना। ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH है। अगर CH2
CH यानी कोई आके इसमें से डबल बॉन्ड Cl लेके चले जाता है, यानी Cl हट जाए तो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या ये स्टेबलाइज हो सकता है? कहीं से भी स्टेबलाइज नहीं कर सकते हम इसको। तो अब ये स्टेबलाइजेशन हो नहीं पाएगी कार्बोकैटायन की, तो इसलिए ये भी प्रोडक्ट नहीं दिखा पाएगा। बेंजाइल क्लोराइड के फॉर्म में देखते हैं क्या होगा। देखिए बेंजीन में जो है यहाँ पर सभी में डबल बॉन्ड, और मान लीजिए Cl नेगेटिव चले गया तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर ये Cl नेगेटिव चले जाता तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हम इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं? कैसे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। तो हम यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड हिट्रो एटम है अल्फा में, अल्फा मतलब CH2Cl या CH2 जहाँ पर आपका Cl जुड़ा, अगर हिट्रो एटम जुड़ा हुआ उसमें एक दूसरा एटम भी जुड़ा लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये आपका फेवर करेगा SN1 रिएक्शन में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। मान लीजिए यहाँ से CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा, यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा। देख लीजिए यहाँ पर स्टेप में भी यही है कि CH2Cl है, CH नेगेटिव हो गया, कार्बोकैटायन बना। अब ये ऑक्सीजन ने अपना रोल प्ले किया, डबल बॉन्ड बना करके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर दिया। यानी ऐसी कंडीशन रख सकता है तो कोई भी OH नेगेटिव या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस CH2 में अटैक करके यहाँ पर इसके बॉन्ड को मजबूत बना देगा। तो ये वो तरीके हैं। कुछ फैक्टर्स और भी हैं जैसे कि रेट ऑफ लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, जो छोड़ के जा रहा है ग्रुप। यहाँ पर देखिए ना, ये ग्रुप जो है CH2Cl में Cl जो है वो रिलीज हो रहा है, हट रहा है, जा रहा है, तो ये लीविंग ग्रुप कहलाएगा। जो आ रहा है वो नहीं, जो हट के जा रहा है Cl नेगेटिव बन के जाएगा तो ये लीविंग ग्रुप बनाएगा। तो ये भी एक नेचर है, ये भी एक फैक्टर है कि जितनी आसानी से कोई लीविंग ग्रुप चले जाए, जितनी आसानी से, तो उतना अच्छा SN1 रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये भी समझना है रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो लिविंग ग्रुप में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का इजीली अटैक करना उतना ही इजी हो जाता है अगर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। यानी सबसे ज़्यादा आसानी से जो है वो Br नेगेटिव जा सकता है। देखिए क्यों जा सकता है, क्योंकि उसके पास जब नेगेटिव चार्ज आएगा, हेलोजन तो सभी एक ही जैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप में I नेगेटिव को सबसे ऊपर कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। तो अगर वो अल्काइल हैलाइड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज बन जाता है, उसको कार्बोकैटायन बना देता है, तो अपने नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेगा ना इजीली, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये स्टेबलाइज्ड आयन बन गया, नेगेटिव आयन। वहीं फ्लोरीन जो इतना स्टेबलाइज नहीं बन पाता, साइज छोटा है, तो इसीलिए इजीली वो छोड़ के जा भी नहीं सकता। लेकिन I नेगेटिव जैसे आयन इजीली जा सकते हैं क्योंकि उनको नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए उनके पास स्पेस है, तो वो क्यों उनके साथ अटैच रहेंगे। वहीं जो है F नेगेटिव जैसे आयन जो है R के साथ अटैच रहेंगे नहीं, इतनी आसानी से ये ग्रुप रिलीज नहीं होगा, लीव नहीं करेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड को भी देखा जाए तो जितना अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना अच्छा जो होगा वो वीक बेस होगा, और उतना ही अच्छा जो है इसमें लिविंग ग्रुप भी होगा। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, अभी अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा जो है लिविंग ग्रुप जो है, अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो I नेगेटिव है, क्योंकि वो वीक बेस भी कहलाता है। वीक बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, लुईस बेस। हाँ, यहाँ पर लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट। तो क्या I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो उस नेगेटिव चार्ज को बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकता है। तो इसी वजह से वो आसानी से डी अटैच भी हो गया, लीव करके चले गया, ताकि कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके। वहीं पर ये F नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जा भी नहीं सकते हैं, लिविंग ग्रुप है भी नहीं बहुत अच्छे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जैसे कि NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में कौन सा बेटर एक लिविंग ग्रुप है। तो NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप आपका OH नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट और आता है, जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की उसकी एबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो आपका इजीली क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इज द चार्ज स्टेबल, मोर इज द चार्ज स्टेबल, इसका मतलब बेटर इज द लिविंग ग्रुप। बेटर इज द लिविंग ग्रुप मतलब कि बेटर इज द टेंडेंसी फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द मॉलिक्यूल। तो ये आपको समझना है कि बेटर लिविंग ग्रुप भी हो तो हमारा जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ही बेटर होता है। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि CH3 टर्शरी, और इसमें जो है सबसे अच्छा जो है लिविंग ग्रुप किस केस में होगा। तो सबसे बढ़िया जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो प्राइमरी के केस में अब आपने ये समझना है कि सबसे बढ़िया जो रिएक्टिंग कंडीशन होगी SN1 की, वो टर्शरी में ही होती है। अभी अभी हमने इसके बारे में बात करी, प्लस आई इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। इस केस में सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के ऑप्शन में टर्शरी के कंपैरिजन में कम। लेकिन अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया बिल्कुल रीअरेंजमेंट की तरफ। देखिए यहाँ पर है तो प्राइमरी CH2, लेकिन प्राइमरी के बाद क्या इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल स्टेबलाइज किया सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि अगर अपना ये H शिफ्ट कर दे तो यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। टर्शरी कार्बोकैटायन बनते ही अब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। देखिए फिर से समझते हैं, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है,
तो क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है इसके नेक्स्ट में? बिल्कुल है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि अगर अपना एच शिफ्ट कर दे यहाँ और खुद कार्बोकैटायन बन जाए, तो अब स्टेबलाइजेशन इसकी पहले से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब इसके बाद ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, यानी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिससे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेरिजन टू दिस। बट यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही रहेगा स्टूडेंट्स, ये इसलिए क्योंकि ये तो सेकंड स्टेप में है। पहले स्टेप में ही, ये पहले स्टेप में तो प्राइमरी था ना, सेकंड स्टेप में रीअरेंजमेंट बन के जो है टर्शरी बना। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि क्या हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसको हम पहले मानेंगे? नहीं, हम पहले को प्राइमरी ही मानेंगे। ये तो बाद में बना, जब कार्बोकैटायन बन गया था उसके बाद इसने शिफ्टिंग करी अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए, ये इसकी कंडीशन थी। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है SN1 मैकेनिज्म काम करती है। हमने जितने ज़्यादा उसके फैक्टर्स से सारे डिस्कस करे, ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया, 3D मॉडल की हेल्प से समझने की कोशिश करी। So please keep doing the studies, and in the next lecture we will study about the SN2 mechanism. So thank you.